Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and today I am here with my civics second chapter, that is political science, second chapter understanding secularism. तो स्टार्टिंग में बढ़ने से पहले हम समझ लेंगे कि सेकुलरिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? इन हिंदी वी कैन से सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता. मतलब जब हम किसी भी धर्म का पक्ष ना लें, दैट वन इज कॉल्ड एज सेकुलरिज्म. In our last video, in our last chapter, that is chapter number 1, we have already discussed some glimpses of secularism. कि हम कुछ ना कुछ पढ़ा था हमने कि सेकुलरिज्म क्या होता है. ये कहीं ना कहीं की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. As we already aware that India is a secular country, which means no one, everyone is having equal rights to entertain, to follow their religion. So starting with the chapter understanding secularism, हमें पहले ही पता चल गया कि सेकुलरिज्म को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता. Although we are living in a secular country, but in some states like Saudi Arab, यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे क्या होता है ना, सेकुलरिज्म वर्ड को फॉलो नहीं किया जाता. वहाँ पे किसी एक धर्म को गुणवत्ता के तौर पे या फिर जो एक धर्म है उनको सबसे आगे रखा जाता है. अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो नॉर्मली वहाँ पे हमें मुस्लिम जो होते हैं सिर्फ उन्हें ही प्रेफरेंस दिया जाता है. बट व्हेन वी आर कम टू इंडिया, व्हेन वी आर इन इंडिया एवरी रिलीजन इज सेम. हर एक धर्म जाति क्या है, एक समान है और हर किसी को फुल फ्रीडम है कि वो अपनी कास्ट को, अपने रिलीजन को फर्दर ऑन फॉलो कर सके. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक चीज़ से कह रहा है, इमेजिन योरसेल्फ एज अ हिंदू और अ मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल. आपको कहा जा रहा है कि आप एक इमेजिन करिए कि आप या तो हिंदू हैं, क्या हैं, या तो आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं और आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए में आप रह रहे हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन धर्म को, क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा पावरफुल दिया जा रहा है, पावर दिए जा रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है. डिस्पाइट दैट being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. Although आप US citizen हैं, आपको वहाँ पे सिटीजनशिप दे दी गई है, बट फिर भी कोई आपको क्या घर क्या है रेंट पे नहीं देना चाहता है. तो आपको कैसा फील होगा? वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा फील करेगा या फिर आप सोचेंगे कि चलो अब मैं इसके चलते अब मैं कहीं पे कंप्लेन करता हूँ, आई शुड कंप्लेन. तो तरह तरह की चीज़ आपको समझ में आएगी. तो क्या कह रहा है कि आपको कैसा फील होगा? कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिमिनेट फील होगा कि ऑल तो मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, बट मुझे यहाँ की मेंबरशिप है, सब कुछ है, बट मुझे यहाँ पे लोग घर नहीं दे रहे हैं या मुझे इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस विच वी आर फेसिंग इन इंडिया एंड यूएसए. यही डिफरेंस है, ये एक माइनर सा डिफरेंस है सेकुलरिज्म वर्ड जिसे अलग करता है. Why? That is the only reason why India is a secular country. And in our country, every religion, whether it's Hindu, Muslim, Christian, anyone, everyone is having equal right to follow their religion. Okay. So this is the basic introduction. And when it comes to the concept, when it comes to the secularism word, as we are already aware that secularism is one of the most important feature of our constitution. We have already studied in our key features of constitution. The constitution states that there is no official religion in India. Already we are totally agree with that and already aware that कि constitution जो हमारा है, जो हमारा संविधान है, वो किसी भी जाति को, किसी भी religion को officially relate नहीं करता है. Every person living in the country has the right to follow his or own religion. The state cannot discriminate between the citizens on the grounds of religion. और साथ ही साथ हमारे संविधान ने क्या कहा कि कोई भी राज्य को इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी भी नागरिक को उसके धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेट करे. कि मतलब कोई भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि अरे ये तो मुस्लिम है, अरे ये तो क्रिश्चियन है, अरे ये तो हिंदू है, तो हम इसे ये नहीं दे सकते, इसे ये सुविधाएं नहीं. Everyone is equal. History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion. अगर हम अपने हिस्ट्री को देखते हैं तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखते हैं. अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हिटलर के टाइम की बात करते हैं, नासिज्म की हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ज्यूज के संग वो डिस्क्रिमिनेट करते थे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर. एंड उन्होंने बहुत ब्रूटिलिटी के संग उनको मार डाला गया. Now, however, the Jewish state of the Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. और कहीं ना कहीं जो Jewish state की हम बात करते हैं, वाय जेरूशलेम की अगर हम बात करते हैं, इसराइल की अगर हम बात करते हैं, तो उस कंट्री के संग ये है
कि वहाँ की हिंदू वहाँ पे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इक्वली अपने आप को क्या कहते हैं, दावेदार कहते हैं। और कहीं ना कहीं यही रीज़न बनता है कि वो उन दोनों कास्ट को बहुत बैडली ट्रीट करते थे। इन सऊदी अरब नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। और सऊदी अरब में क्या है कि अगर आप मुस्लिम्स नहीं हैं, मुस्लिम्स के अलावा अगर आप कोई कास्ट के हैं, तो आपको कोई भी अथॉरिटी वहाँ पर अलाउ नहीं करती कि आप मंदिर बना सको या चर्च बना सको। नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर। और वो कोई पब्लिक प्लेस पे खड़े होके झुंड इकट्ठा करके प्रेयर भी नहीं कर सकते। बट इन आवर इंडिया द सिचुएशन इज टोटली different. In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against the members of other religious communities. हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं वो कहीं ना कहीं टोटली शो करते हैं कि धर्म में पक्षपात करते आते हैं हर एक अलग देश। दोज कंट्री who don't have a secularism in their constitution। तो कहीं ना कहीं जो सेकुलरिज्म जो वर्ड हमारे संविधान ने हमें दिया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। Why India needs secularism in India? Okay, as we already know that India has always been a land of diversities, diverse language, scripts, physical features, music, dance forms, painting, so many. In fact, India has been the birthplace of religions such as Buddhism and Jainism। अगर हम बात करते हैं ना तो हमें यहाँ पे तरह तरह की विभिन्नता वाली चीज़ें देखने की मिलती है। और कहीं ना कहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म वर्ड जो है, जो बर्थ प्लेस माना जाता है, जो जन्मदाता है इस धर्म को, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया में ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी हमारे भारत को। When India became independent, the leaders realized that no preserve the diversity of the country, it was important to allow all the religions to flourish। जब हमें इंडिपेंडेंट हुए, जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्वतंत्रता जो लीडर्स है उन्हें कहीं ना कहीं फील हुआ, फ्रीडम फाइटर्स उन्हें कहीं ना कहीं फील हुआ कि हाँ, जब यहाँ पे हर धर्म के लोग रह रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन की बात कहीं आनी नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। स्पेशली दोज हु आर माइनॉरिटी वर्ड्स ज़्यादातर बच्चे इससे रूबरू नहीं होंगे। मेजॉरिटी होता है जिनकी संख्या ज़्यादा हो, माइनॉरिटी होते हैं जो संख्या में कम हो। हमारे संवैधानिक लैंग्वेज में माइनॉरिटी को अल्पसंख्यक भी कहते हैं, जिसमें आके मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जिनकी क्वांटिटी कम हो। अगर मेजॉरिटी देखी जाती है हिंदुस्तान में तो हिंदूज की है, बाकी अदर रिलीजन जिनकी क्वांटिटी कम है उनको हम माइनॉरिटी कैटेगरीज में रखते हैं। और इसके तहत हमारा संविधान हमें कहीं ना कहीं माइनॉरिटी सेक्शन के अंदर रिजर्वेशन भी प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं क्या था कि माइनॉरिटीज में हमें, जब हम अपनी हिस्ट्री को देखते तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन बहुत हो रहा था, उनको सोसाइटी में उतनी इज्जत नहीं मिल रही थी जितनी मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ को दिमाग में रखते हुए, उनकी रिलीजन्स को, उनकी रीजनल और उनके रेशियल डिफरेंसेस को दिमाग में रखते हुए एक चीज़ सामने आई, यही था कि इक्वालिटी द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू अपहोल्ड। जो हमारा संविधान था वो क्या मेन जो मोटो था हमारे संविधान का वो था इक्वालिटी, टू शो इक्वालिटी इन एवरीथिंग। सो व्हाट इज सेकुलरिज्म? इन द प्रीवियस चैप्टर we have already read about how the Indian constitution contains fundamental right that protects us against state power as well as against the tyranny of the majority। हमने अपने पिछले चैप्टर में जब पढ़ा कि सेकुलरिज्म जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हमें स्टेट पावर के अगेंस्ट में। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हमारा जन्म से अधिकार हो जाता है और जिसे कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री हमसे नहीं छीन सकती है। The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious belief and practice as they interpret these। In keeping this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state। So यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो ये है क्या, कि दिमाग में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि एक स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई कि ठीक है, जब हम रिलीजन डिफरेंट तरीके के अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके पावर को भी सेपरेट कर देते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जब सेंट्रल लेवल की बात हो तो उसमें स्टेट, और जब स्टेट लेवल की बात हो तो उसमें सेंट्रल दखल अंदाज ना करे और स्टेट को भी अथॉरिटी दी कि अगर कोई पर्सन अपने इंडिविजुअल रिलीजन को फॉलो करता है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकते हैं। कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें स्टार्ट होती है जिसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। सो सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिला है वो है स्टेट, कि सेकुलरिज्म क्या है, सेपरेट करता है रिलीजन को, किससे, राज्य से अलग करता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो।
दिस सेक्युलरिज्म वर्ड का टोटल मीनिंग जो है सिंगल वर्ड में अगर कहा जाए, दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इन अ सिंपल लैंग्वेज सेक्युलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म को अलग करता है राज्य से, मतलब राज्य का कोई भी लेन देन नहीं होता है धर्म से। ओके, सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? क्यों जरूरी है कि हम रिलीजन को सेपरेट करें स्टेट से? एज डिस्कस्ड अबव, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. This is important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religion grouping living in them. Within this religious group, there will mostly likely to be one group that is in a majority. अगर हम अभी तक देखते हैं तो हर एक देश में कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं, नॉर्मली 2 से ज़्यादा या 2 तक रहते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने किसी एक धर्म को मेजॉरिटी दे रखी है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो यहाँ पे किसी भी रिलीजन को मेजॉरिटी नहीं दी गई है, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनके स्टेट को पावर होता है कि वो मेजॉरिटी वाले जो रिलीजन्स होते हैं उनके पावर को क्या कहते हैं, असेस कर सकते हैं। बट इन इंडिया दे कांट, क्योंकि हमने सेकुलरिज्म वर्ड को डाल के संविधान में क्या किया है, सेकुलरिज्म वर्ड की वजह से हमने रिलीजन को सेपरेट कर दिया है स्टेट से। दिस टायरनी ऑफ अ मेजॉरिटी could result in the discrimination, और कहीं ना कहीं और देशों में ये एक तरह का रीजन हुआ है लोगों के बीच में क्या कहते हैं संवाद का, कि इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है बट हमें नहीं। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे देश में नहीं हो रही हैं। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट इजली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स, और जाहिर सी बात है जहाँ पे मेजॉरिटीज को प्रेफरेंस दी जाएगी, जब स्टेट को अथॉरिटी दे दी जाएगी, तो जो माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग हैं या जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अदर कास्ट के लोग हैं, वो अपने पावर्स को या अपने रिलीजन को फ्रीडम के तौर पे या एज फ्रीली वो इंजॉय नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई इट इज नेसेसरी to separate the power from separate the power of religion from state. Okay, some points I want to include from my side. The basic of secularism and the constitution क्या है ना, जो सेकुलरिज्म को डिफरेंट करता है। जैसे कि इन द गिवन पिक्चर वी कैन सी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, ईच एंड एवरीथिंग, हम सब क्या है, साथ साथ हैं। तो एक मूवी का नाम हो गया हम साथ साथ हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें शो करती हैं कि यस, इन इंडिया फ्रॉम अवर मदर टंग, हम अपनी माँ के ही मुंह से या अपनी माँ की ज़बान से ही सुनते हैं कि वी आर इक्वल, वी आर नॉट डिफरेंट। हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हमें कास्ट की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म मतलब भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट be secular. According to the constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. अगर संविधान के हिसाब से देखते हैं तो सिर्फ एक सेकुलर स्टेट ही है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योर करता है, रियलाइज करता है और उन्हें फॉलो भी करता है। पहला क्या है, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डजंट डोमिनेट अनदर, कि एक धार्मिक कम्युनिटी जो होती है वो दूसरे धर्म को डोमिनेट नहीं करेगी, नीचे स्तर पे नहीं लाएगी, उनके लिए बुरा नहीं कहेगी, उन्हें नीचा नहीं दिखाएगी। Second point is that some members do not dominate other members of the same religious community, और एक ही धर्म के लोग, कुछ मेंबर्स अपने ही धर्म के दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या है, that the state doesn't enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals, कि राज्य को कोई भी हक नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को उनके ऊपर थोपे या फिर किसी भी एक फ्रीडम इंडिविजुअल से, एक फ्री इंडिविजुअल से उसके रिलीजन को उससे छीने। The Indian states work in various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो करने के लिए कई तरह की मेजर्स हमारी सरकार लेती है, हमारी राज्य सरकार लेती है। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं। क्या स्ट्रेटेजी होती है कि ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, वो क्या करते हैं, अपने आप को रिलीजन से क्या करने लगते हैं, दूर रखने लगते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। अच्छा, जब अगर हम यहाँ पे बात करें ना गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो गवर्नमेंट स्कूल की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट स्कूल का क्या है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कूल में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ओनली गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि
कोई भी जगह पे, कोई भी सरकारी सदन है या कोई भी सरकारी भवन है, हम वहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो आउट नहीं कर सकते हैं। बट इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में तो क्या होता है कि हम किसी भी कास्ट को फॉलो नहीं कर सकते, किसी भी रिलीजन को सॉरी फॉलो नहीं कर सकते हैं। बट इन अ प्राइवेट स्कूल दे आर हैविंग सम अथॉरिटी। अगर वो प्राइवेट स्कूल है तो उनके पास कुछ अथॉरिटी होती है कि वो आगे अपने रिलीजन को या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम को वो प्रमोट कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया भी गया है कि एक बच्चा वो कह रहा है कि कुछ फेस्टिवल सेशन आने वाला है और वो बोलते कि हमें यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, हमें यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए। बट वो क्या कहते हैं कि नहीं, हम नहीं सेलिब्रेट कर सकते, हम उसको अपने लोकेलिटी में ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और हम यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या होगा, अदर रिलीजन को डोमिनेट करेगा। ओके, जब हम बात करते हैं पावर्स की, तो इस एग्जाम्पल पे जाने से पहले एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सेकुलरिज्म की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। सेकुलरिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म सेकुलरिज्म वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। जो एक वर्ड है ना, कि सेकुलरिज्म वर्ड कब ऐड किया गया था? पहली चीज़ तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया है, और कब किया गया था, किस ईयर में किया गया था? 1976। क्या है? 1976 में सेकुलरिज्म वर्ड को प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में से ऐड किया गया। द प्रीएम्बल डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अगर हम अपने प्रीएम्बल को देखते हैं तो क्या डिस्क्राइब करते हैं इंडिया के बारे में? कि एक सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इवन व्हेन इट वाज अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैड डिस्टिंक्ट सेकुलर फीचर्स। इवन जब हमने इसको अडॉप्ट किया था तो कहीं ना कहीं इनके अपने ही अलग कुछ फीचर्स थे। अच्छा, जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की तो थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि होता क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल लैंग्वेज। पहला चीज़ जो हमारा संविधान जो हमें बताता है वो ये कहता है कि इंडिया का कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और ना ही वो कोई भी राज्य इंडिया का इस चीज़ को प्रमोट करता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को। द स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। जो राज्य होता है वो धर्म से क्या होता है? अलग होता है। द स्टेट डजंट इंटरफेयर विद द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इट्स सिटीजन। और कोई भी अगर रिलीजियस प्रैक्टिस होती है तो उसमें स्टेट जो जो सरकार, राज्य सरकार है, वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसलिए हर एक इंडिविजुअल को पूरा अधिकार है कि वो अपने धर्म को फॉलो ऑन करें। However, sometimes if a religious procession or celebration might lead to a disruption of law and order, the police can intervene and impose some restriction. But क्या बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है कि जब धार्मिक स्थलों पे धार्मिक चीजें होती है तो कभी कभी उनमें लड़ाई झगड़ा अगर हो जाता है तो उस बीच के दौरान में पुलिस चाहे तो इंटरफेयर कर सकती है, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, बट नॉट ऑल द टाइम। Citizens following any particular religion have the right to cast their votes during elections. अच्छा, कोई भी रिलीजन को, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को, पर उन्हें पूरा अधिकार है कि वो अपने मनपसंद से इलेक्शन के दौरान अपना मतदान कर सकें। द गवर्नमेंट डजंट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार हमें धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करती है। इवन अगर हम करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हमारी मेरिट की बेसिस पे, हमें रिजर्वेशन की बेसिस पे हमें जॉब्स मिलते हैं, ठीक है ना। पीपल बिलोंगिंग टू एवरी रिलीजन हैव द राइट टू बिल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एनीवेयर इन द कंट्री। और कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है वो हमें इतना अथॉरिटी देता है कि हम कहीं पे भी अपने धर्म स्थल की स्थापना कर सकते हैं। The right to freedom of religion is one of the most important fundamental rights guaranteed to all the citizens of the country. And the most important thing, dear children, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें फंडामेंटल राइट्स में दी गई है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो हमारी जो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो रहेगा मेरा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। तो आप प्लीज़ इसके साथ कनेक्ट रहेगा कि जो फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, 6 हमारे पास जो अधिकार है, उस अधिकार में से एक अधिकार ये भी है कि हमें पूरी फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता है अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का। ओके, तो ये जो गिवन एग्जांपल, इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कि एक एग्जांपल बताया जा रहा है कि दो स्कूटर पे हैं और वो कह रहा है कि मैंने हेलमेट लगाया बट वाई आर नॉट फॉलोइंग। तुमने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? तो उन्होंने कहा कि एक पंजाबी लड़का, तो उसने कहा कि सॉरी सिख लड़का, उसने कहा कि हम पगड़ी बांधते हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिलीजन का,
और हम उसको क्या कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं हमें फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए। तो ये क्या होता है कि सरकार ने क्या किया, यहाँ पे भी धर्म की बातों को इम्पोर्टेंस दी, सेकुलरिज्म को इम्पोर्टेंस दिया हमारे संविधान ने। और यहाँ पे कहा गया कि दोज हु आर यूज टू वियर, और जो पगड़ी पहनते हैं, इफ दे आर नॉट वियरिंग हेलमेट दे आर नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड, अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है तो उन्हें पनिश नहीं किया जाएगा। ओके, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। और अगर बात करते हैं डोमिनेशन की, अगर हम बात करते हैं तो हमने इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ा था अनटचेबिलिटी, छुआछूत कहा जाता है ना, जिससे कहा जाता था कि ये नीच जाति के अपर कास्ट वाले जो रहते थे वो लोअर कास्ट वालों को टच नहीं करते थे, अनटचेबिलिटी में बात करते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसा पॉइंट रहा हमारी हिस्ट्री में, जो कहीं ना कहीं एक इंसान को दूसरे इंसान के टच करने से, उसके छूने से उसे कहीं ना कहीं एक गलत फीलिंग आती थी, उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए जो हमारा संविधान था उसने सेकुलरिज्म वर्ड को लाया। यही होता था कि अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर्स सेम लोअर कास्ट, मतलब एक ही रिलीजन के लोग, एक ही हिंदू फैमिली के या हिंदू कास्ट के लोग क्या करते थे, जो उच्च जाति के होते थे वो निच जाति को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। इस चीज़ को, जो ये एक्सक्लूजन जो होता था, रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन होता था, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था लोअर कास्ट के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को क्या किया, बैन किया। कि और एक इंस्टेंस में था, स्टेट इज इंटरवेनिंग इन द रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज बिलीफ डिस्क्रिमिनेट्स एक्सक्लूड्स एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट। क्यों? क्योंकि हमें फ्रीडम थी, हमारा जो फंडामेंटल राइट जो है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें हमें साफ था। ये हमें पढ़ने को मिलता है, जो फंडामेंटल फोर्थ फंडामेंटल राइट है, उसमें कहा जाता है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को अपना धर्म का अनुपालन करने के मतलब वरीयता दी गई है, मतलब वो फॉलो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमने फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, तो देन नो वन इज हैविंग एनी टाइप ऑफ राइट टू इंटरफेयर इन आवर रिलीजन, इन आवर ट्रस्ट, की कोई भी हमारे विश्वास से खिलवाड़ नहीं कर सकता। और इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सेकुलरिज्म वर्ड आया, ताकि फंडामेंटल राइट्स लाए गए, ताकि कोई भी लोअर कास्ट व्यक्ति हो या जो नागरिक है, उसको इस देश में डोमिनेशन देखने को ना मिले। Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. तो इसी तरीके से क्या होता है कि हमें देखने को मिला कि सेकुलरिज्म वर्ड होता है क्या है। तो इसमें हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की सेकुलरिज्म वर्ड क्या होता है, और तरह तरह के एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिले हैं। और कहीं ना कहीं जो संविधान की हम बात करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हाँ, इंडिया का सेकुलर कंट्री है, तो हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का यहाँ पे ध्यान रखा गया कि किसी की भी आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए हर एक लॉ बहुत सोच समझ के बनाए गए। हर एक संविधान ने हर एक नियम और कानून को बहुत सोच समझ के दिया। तो अपन सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट होता है। ये टर्म जो इंक्लूड किया गया था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था इन 1976। और कहीं ना कहीं जो हमारा प्रियम्बल है वो डिस्क्राइब करता है सोरिजिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसके कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपके संग ऑलरेडी डिस्कस किया था। और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू दैट वुड हैव इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर हम बात करते हैं कि for example, the First Amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word established is that the legislature cannot declare any religion as the official religion. अगर हम और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं यूएस की, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं कि उनके लिए जो वर्ड इस्टेब्लिशमेंट आता है ना, तो उसमें ये ऑफर किया जाता है कि जो लेजिस्लेचर है उन्हें वो डिक्लेयर नहीं कर सकती, किसी भी धर्म को ऑफिशियली इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और कहीं ना कहीं वो किसी एक धर्म को वरीयता भी नहीं दे सकते हैं। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another। और जो उनकी जो बात की जाती है, जो उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्टेब्लिशमेंट वर्ड जो इस्तेमाल करता है, कि वो क्या कहता है कि वो किसी भी एक धर्म को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। और यूएसए ने क्या किया, सेपरेट कर दिया, जैसे हमारे में जो रिलीजन है और स्टेट जो सेपरेट हैं, ठीक इसी तरह यूएसए ने भी सेपरेट कर रखा है कि स्टेट और रिलीजन दोनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state, in American secularism, in Indian secularism, the state can intervene in religious affair. Okay. कि इसमें क्या है कि अमेरिका में साफ कह दिया गया, जैसे यूएसए की हम बात करते हैं, वो
टोटली उनके बीच में डिफाइन नहीं कर सकते, बट अगर हम इंडियन सेकुलरिज्म और यूनाइटेड स्टेट के सेकुलरिज्म को अगर हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं तो इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे अगर कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई प्रोसेशन में अगर कुछ सेलिब्रेशन में कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाता है, तो हाँ कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। दिस इज द माइनर डिफरेंस इन इंडियन एंड other secularism countries. Indian constitution intervene in Hindu religious practice in order to abolish untouchability. क्योंकि समय समय के हिसाब से क्या हुआ कि जब अनटचेबिलिटी प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, बीच में वो आए हिंदू रिलीजन के और उन्होंने जो अनटचेबिलिटी का जो था उसका एबॉलिशन किया, उसे जड़ से निकाल फेंका, इरेडिकेट किया। इन इंडियन सेकुलरिज्म, though the state is not strictly separate from religion, it doesn't maintain a principal district religion. This means that any intervening religion by the state has to be based on the ideas laid out in constitution. The Indian state is secular and works in various ways. अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान की, हमारे राज्य सरकार की, तो जो इंडियन स्टेट्स है वो धर्मनिरपेक्ष तरीके से एक हर उसमें वो काम करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल्स। और जो हमारा स्टेट है, जो हमारी सरकार है, वो कहीं ना कहीं हमें मौलिक अधिकार देती है जो कि सेकुलर प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। क्योंकि अगर सेकुलरिज्म नहीं होता तो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कोई महत्व नहीं होता, बट सेकुलरिज्म वर्ड में कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, पॉइंट नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कहीं ना कहीं ये हमें इम्पोर्टेंस देता है कि हम इंडिविजुअली अपने राइट्स को, अपने रिलीजन को फॉलो ऑन कर सकें। सो द वर्ड सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई इंडियन सेकुलरिज्म इज टोटली डिफरेंट विद यूएसए सेकुलरिज्म एंड व्हाट आर द माइनर डिफरेंसेस। सेकुलरिज्म वर्ड डिफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि ये कब आया, किस टाइम ये ऐड हुआ, इसके कुछ की फीचर्स हमने डिस्कस किए। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सो प्लीज स्टे ऑन माय वीडियो, and if you guys really like my video, please don't forget to subscribe my channel and like my video, and please आप लोग कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को प्रमोट करें ताकि ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा लोग इसे समझ सकें। That's all for today. Thank you.